हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दिवाकर वर्मा और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ 28 फरवरी की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड एनालिसिस को लेके, जो कि हम अक्सर करते हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से मोस्टली होती हैं। कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर से भी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स मिलती हैं वो हम लेके आते हैं। थोड़ा सा एक इस पर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गए, इनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम कम्प्लीटली सूटेबल है ये एनालिसिस। और सारे आर्टिकल्स भी हाईली रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। लेकिन जो अदर वनडे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे या डिफेंस के एग्ज़ाम्स हो गए, है ना, बैंकिंग के हो गए, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए भी जो मैं डिस्कस करता हूँ उसमें से कम सैकड़ों फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके काम आते हैं। ठीक है, इन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ही आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ऐसा ना सोच के चलें कि ये स्टेट पीसीएस का है या यूपीएससी का है सिर्फ। हाँ, उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है, नो डाउट। सीधा सीधा पूरा एनालिसिस अगर वो अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं तो कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे उसके, नो डाउट। लेकिन उसके जो फैक्ट्स आते हैं उसमें जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो किसी को भी मतलब किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, किसी के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुने, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेन और पेपर साथ लेके बैठें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें से मैं उसको मेंशन भी करता हूँ और इंडिकेट भी करता हूँ, हाँ ये ज़रूरी है, उसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, जिससे कि जो भी समय दें उसका बेहतर यूज हो सके। ठीक है, सो that's all about the introduction. Let's move on to the first article from today's newspaper. That is परमेश्वरम अय्यर एंड वी अनंथा नागेश्वरम लिखते हैं, गिविंग डेटा इट्स ड्यू। ठीक है, तो ये इसके बारे में है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम जो कि नीति आयोग ने पिछले साल चालू किया था। हाँ, कि कैसे जा रहा है, उसका रिलेवेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज़ है ये आपके GS2 एंड GS3, ठीक है, दोनों में डायरेक्टली रिलेटेड है। लेकिन इसके अंतर्गत जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड डेटा कलेक्ट किए हैं वो आपकी सोसाइटी वाले सेक्शन में, जो कि GS1 में आएगा, और सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, पिछले साल 2022 में नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था। इसको आप एक शब्द सुनते आते रहे होंगे कि बिग डेटा एनालिटिक्स या डेटा माइनिंग, उसी का दूसरा रूप है। ठीक है, बिग डेटा जैसे आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों का कंपाइलेशन, डेटे का कंपाइलेशन और उसके बेस पे एनालिसिस करना, डिसीजन लेना, बनाना, फिर जो है उसी हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो सब का आधार कहीं ना कहीं बिग डेटा होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये बिग डेटा है क्या? सबसे पहला सवाल तो यही है ना, बिग डेटा में क्या क्या होता है और कैसे इसका यूज है। ठीक है, किस तरीके से नीति आयोग ने अपना नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसको कैसे यूज करेगा। तो चलिए देखते हैं। बिग डेटा की शुरुआत कुछ इस तरीके से मैं करना चाहूँगा। आज हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जो डिजिटल वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिसकनेक्ट हो। मोबाइल सभी जानते हैं, मोबाइल सभी यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, स्विगी जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस सब का रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, आप जो है अमेजन से, फ्लिपकार्ट से क्या क्या बाई कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उन सब से भी आपकी पसंद नापसंद देखी जाती है। मोस्टली जो विमेन हैं उनके लिए तो मीशो ही सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कपड़े उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना, शॉपिंग करना उनको सबसे ज़्यादा, मुझे जहाँ तक आइडिया होगा, सबसे ज़्यादा पसंद होगा। तो ये हो गया। ठीक है, फिर आप हॉटस्टार पे, अमेजन प्राइम पे ना, नेटफ्लिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के शोज़ देखते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। क्रिकेट मैच भी देखते हैं, दूसरे दूसरे गेम्स भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स चैनल्स भी तमाम होते हैं। पूरा का पूरा आप टीवी देख सकते हैं, अपना सीरियल्स देख सकते हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कब देख रहे हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें, इससे भी आपका डेटा कलेक्शन होता है। फेसबुक पे क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। आपका ट्विटर हो गया, क्या लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, कहाँ कमेंट किया आपने। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये यूट्यूब, जहाँ आप मुझे सुन रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा कुछ डिसाइड होता है, ठीक है, कि आपकी पसंद नापसंद, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ पैटर्न ना किस तरीके से चल रहा है। तो उसका जो डेटा का कंपाइलेशन होता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसी बेस में अगर बात करें कि कोई क्रिमिनल हो गया, ठीक है, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है, या कोई साइंटिस्ट हो गया। अभी आप चैट जीपीटी की बात सुने, चैट जीपीटी अभी बहुत ही तहलका मचा रहा है कि वो मतलब इस तरीके का डेटा का कंपाइलेशन है कि आपके एस्से को लिख देगा, आपका जो असाइनमेंट उसको प्रिपेयर कर देगा, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, वो एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर देता है। वो अलग चीज़ है कि खुराफाती लोगों ने यूपीएससी का पेपर उसे सॉल्व करवाना चाहा, तो बेचारा फ़िलहाल तो फेल हो गया। दम है यूपीएससी के पेपर में, कोई मजाक चीज़ नहीं है। 50% क्वेश्चन ही दे पाया, वो सॉल्व कर पाया, बाकी 50 में रॉन्ग आंसर कर दिया, तो निगेटिव मार्क के चक्कर में पूरा 50% का जो कट ऑफ का क्राइटेरिया वो तो क्रॉस नहीं कर पाया। फिर भी कहने का मतलब है कि बिग डेटा एनालिटिक्स जो है इस तरीके से बन रहा है कि आपके डेटा को कंपाइल करके, आपके पैटर्न को कंपाइल करके उसका एनालाइज किया जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको अगर मान लीजिए पब्लिक सर्विस देनी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी। ओके। एंड जो है स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। यूट्यूब पे आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, तो अब एआई के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या करता है, डेटा ही कंपाइल करके फिर आपके चॉइस के हिसाब से, आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से आपको वीडियोस या एड्स रिकमेंड कर देता है, ठीक है। तो इनके साथ आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 4-6 वीडियोज़ या जितनी भी मैंने अपलोड करी हैं, अगर आप देख लेते हैं तो 3-4 दिन तक तो आपको लगातार मेरी ही वीडियोस का जो नोटिफिकेशन आता रहेगा या रिकमेंड होता रहेगा। या कोई आप फ़नी वीडियो देख लेते हैं, कॉमेडी देखते हैं, फिर आप देखते होंगे कि लगातार कॉमेडी ही आने लगा ना, या फिर कुछ और दूसरी तरीके की चीज़ें, क्रिकेट की चीज़ें आप देख लेते हैं। तो जिस तरीके का आप देखते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यों ये आपको रिकमेंड ऐसे वीडियोज़ करता है या ऐसी चीज़ें आपको भेजता है। आपने कोई साइट विजिट करी है ना गूगल पे, तो उसके बाद आपको मैसेज आने लगेंगे वहाँ से कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो कैसे उनको सबको पता चल जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये होता है बिग डेटा एनालिटिक्स में कंपाइल हुआ आपका पूरा पैटर्न, ठीक है। तो वहाँ से सब कुछ डिसाइड हो रहा है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि बिग डेटा क्या है। अब उसका यूज सरकार किस बेस पे करेगी, जो कि नीति आयोग ने ये जो बनाया है ना प्लेटफॉर्म, इसका कैसे यूज करेगी ये देखते हैं, ठीक है। पहले इसके फीचर देख लेते हैं, एनडीएपी की, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। फीचर्स में है डेटा एक्सपोर्ट इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट। इससे क्या होगा, फैसिलिटेट एनालिसिस इन आर टेबलेट SAS, ठीक है। तो मशीन रीड कर सके इस तरीके का डेटा बनाया जाएगा उस फॉर्मेट में, ठीक है। फिर कॉमन स्कीम्स क्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें क्या है जिसके लिए सेम स्कीम बनाया जाए ना, तो क्रॉस सेक्टोरल एनालिसिस वहाँ काम आएगा। डेटाबेस ऑफ इनोवेशन विद पब्लिक डेटा का इनोवेटिव रूप में किस तरीके से यूज करके एक डेटाबेस तैयार किया जाए ना, वो यूजर फ्रेंडली सर्च इंजन, ईजिली आप सर्च कर सकें कुछ भी। सोशल मीडिया शेयर, ठीक है, सोशल मीडिया शेयर से भी आपका बिग डेटा में काफ़ी एनालिसिस किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस, आप इसको शेयर करते हैं, तो एक जनरल बेस में आदमी जान सकता है कि हाँ आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब भी जान लेगा कि आप क्या देख रहे हैं। तो इस तरीके से सोशल मीडिया शेयर हो गया, या फिर आप जब उधर क्या बोलते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, तो वहाँ भी उसी तरीके की चीज़ें रिकमेंड आपको होने लगती हैं, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स थे। कौन कौन यूज कर सकता है, रिसर्चर्स ऑब्वियसली, एकेडमिशियंस, डेटा साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, है ना, पॉलिसी मेकर्स, जर्नलिस्ट, सिटीजन्स, जनरल पब्लिक, सारे लोग। डेटा से कोई बचा ही नहीं है। पहले क्या हुआ करता था, पहले माना जाता था कि हाँ मोबाइल पढ़ाई में बाधा है, मोबाइल
पढ़ने के लिए नहीं दी जाती थी। अभी कोरोना काल ने क्या कर दिया, मोबाइल ने जो है पढ़ाई को भी अपने में बांध लिया। तो बांधा को बांध लिया उसने खुद में ही। अब पढ़ाई भी जो मोबाइल से की जा रही है आप खुद ही कर रहे हैं, सारी पूरी दुनिया कर रही है। तो अलग चीज़ है कि मौका तो है ही है, क्या करते क्या नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन हाँ मोबाइल से पढ़ाई की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी जिसमें आपको पता चला कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज होगा, कौन कौन इसके यूजर हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ जो लेके आया हूँ वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अभी देखिएगा ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये भी एक डेटा ही कंपाइल करता है ना। तो ये खुद एक बिग डेटा का ये खुद एक पार्ट है। ठीक है, एम्पावरिंग पुलिस विथ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पुलिस को काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये उसको हेल्प करती है क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में, उन्हें पकड़ने में, है ना। तो अब देखते हैं, इसने तमाम रिपोर्ट्स रिलीज़ किए हैं पिछले समय में और अक्सर करता रहता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसके कुछ रिपोर्ट्स को हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे यूज होता है और किस तरीके से किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। कि जनरल पब्लिक हो गया, पुलिस के लिए हो गया, पॉलिसी मेकर्स के लिए हो गया, स्टूडेंट्स के लिए हो गया, है ना। ये आपको पता होता है ये सारे रिकॉर्ड्स। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स अपने आंसर में लिख सकता है, पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी में बनाने में यूज करते हैं नहीं। तो जो है बाकी जनरल पब्लिक भी क्या करेगी, जो नुक्कड़ नाके होते हैं, चौराहे होते हैं, वहाँ पे जाके चाय के साथ गप्पे लड़ाती है, तो ये सब डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अभी देखिए एक एनसीआरबी का ही ये रिपोर्ट है, कोलकाता सबसे सेफेस्ट मेट्रो सिटी है इंडिया में। ये रेट दिया गया है, क्राइम रेट, 1 लाख पॉपुलेशन पे कहाँ पे कितना क्राइम हो रहा है। कोलकाता में देखिए लगभग 130 के आसपास है। वहीं जो आप देखेंगे दिल्ली और चेन्नई, हाँ हाई फाई सिटी दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, इन सब में क्राइम का रेट देखिए सीधे 15-16 गुना। मतलब आप यहाँ से देख के आइडिया आपको लग सकता है कि कौन कितना सेफेस्ट मेट्रो सिटी है इंडिया में। ठीक है, चेन्नई सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है, लेकिन दिल्ली राजधानी है, चर्चा उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको ऐसे ख़राब लिस्ट में नहीं होना चाहिए फ़िलहाल। अब देखते हैं कि अलग अलग टाइप में, ठीक है, कौन क्राइम में कितना किसको पछाड़ रहा है, कौन किससे आगे निकल रहा है। कोलकाता यहाँ भी फिसड्डी है, हालांकि ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कोलकाता यहाँ भी फिसड्डी है। उसमें मर्डर में 1 लाख पॉपुलेशन में 45 मर्डर केसेस, जबकि आप दिल्ली देखें, दिल्ली में देखिए उसका 10 गुना 454, 10 गुना छोड़िए, पूरे जितने भी सिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं सारी मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा है, दुगना तिगुना है बाकी लोगों का, और कोलकाता का तो 10 गुना है मर्डर केस। समझ रहे हैं दिल्ली कितना मतलब क्रिमिनल से भरा हुआ एरिया है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी सबसे ज़्यादा उसी में हुई है, दिल्ली में ही। ठीक है, रेप केस 1226, कहीं 400 कहीं नहीं हुआ है, यहाँ 1226 रेप के केसेस होते हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन। बहुत ही सीवियर, बहुत ही सीरियस बात है ये। असॉल्ट ऑफ वुमेन, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे, बहुत जागरूक जनता है, पता नहीं किस बात की जागरूकता है, किस बात की पढ़ाई लिखाई है, सारा क्रिमिनल सारा क्राइम वहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुना, मतलब डबल तिबल ऐसे करके हो रहा है, तो किसी का 10 गुना, किसी 5 गुना, 4 गुना, काफ़ी सीरियस बात है और काफ़ी कंसर्नफुल बात है। डकैती ना, चोरी छिनैती देख रहे हैं, चोरी छिनैती कितना ज़्यादा हो रहा है, सब भरा पड़ा हुआ है। हालांकि चोरी चकारी के मामले में मुंबई सबसे ज़्यादा, सपनों की दुनिया, महानगरी, माया नगरी, है ना, सपनों की सिटी, सपनों की नगरी मुंबई। वहाँ पे जाएंगे आपका चोरी चकारी बहुत होगी, चोरी छिनैती हो जाएगी। हाँ, दिल्ली में भी है, दिल्ली दिल वालों की है भाई, इसमें दिल के साथ नहीं, आपका दिमाग और पर्स सब कुछ चोरी हो जा रहा। ठीक है, तो ऐसा है, कोलकाता काफ़ी सेफ़ है, उसके बाद पुणे, फिर हैदराबाद, कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि एनसीआरबी का डाटा कितना इम्पोर्टेंट है
आपको सीधे सीधे आइडिया लग जाता है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। हत्या अपहरण में देश में टॉप पर यूपी। ये देखिए एक और खुलासा, जो एनसीआरबी का ही ये मतलब रिकॉर्ड है। 3779 FIR हुई हत्या की 2020 में। ठीक है, मतलब लगभग पर डे 10 केस, पर डे 10 केस जो है 10 FIR हत्या का 2020 में हुआ। 12,913 मामले दर्ज हुए अपहरण के। ये यूपी की बात है। हत्या अपहरण में देश में टॉप पर है यूपी। ठीक है, मतलब सोचने वाली बात है, कितना कितना सीवियर बात है ये, कि हर 2.25 घंटे में हत्या की एक नई FIR लिखी जा रही है। और उससे भी ज़्यादा ग्रेव कंसर्न वाली बात ये है कि ये तो वो है जो रजिस्टर हो रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड है। ठीक है, कितने का रिकॉर्ड नहीं होता, जिसका पहुँच है, पॉलिटिकल कनेक्शन है ना, जो आर सोर्स है, पहुँच है, पैसा है, तो उनको तो ये कह दिया भैया इनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करार दे दिया जाता है, रिकॉर्ड ही दर्ज नहीं किया जाता है, FIR ही दर्ज नहीं किया जाता। तो वो सारी किस्से छोड़ दीजिए, तो रिकॉर्ड में उसके बाद भी मतलब हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में एक हत्या का मुकदमा FIR लिखा जा रहा है। बहुत ही सीरियस बात है। अगले स्लाइड में चलते हैं, राइजिंग केसेस ऑफ द हेट स्पीच क्राइम्स इन इंडिया। तो सबसे पहले जानते हैं कि हेट स्पीच क्राइम क्या होते हैं। जो हम बोलते हैं कि ना कास्ट बेस पे, रिलीजन बेस पे, कम्युनिटी बेस पे भड़काऊ भाषण देना। ठीक है, वही है हेट स्पीच। आप चाहें गोधरा कांड ले सकते हैं, बाबरी मस्जिद कांड ले सकते हैं, या फिर अभी ये जो बागेश्वर धाम के बाबा जी हैं, उन्होंने भी हाल फिलहाल में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक स्पीच दिया था, हिंदुओं सब इकट्ठा हो जाओ, हथियार उठा लो, ऐसा कुछ करके। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब आता है हेट स्पीच के कैटेगरी में ना। ये एक बहुत ही सीवियर क्राइम है। मुजफ्फरपुर के जो दंगे हुए थे वो आपको याद हो, तो वो सारी चीज़ें, बस खाली एक 1984 का सिख, जो दिल्ली में सिख वाला दंगा हुआ था, वो सारे जो राइट्स होते हैं मोस्टली वो हेट स्पीच से, क्राइम से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे धर्म की, हमारे कम्युनिटी की बात हो रही है, लेकिन होता क्या है उसमें, मोस्टली पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने के लिए बोल देते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। सीधे साधे लोग लगता है कि नहीं ये हमारे धर्म और संप्रदाय की बात हो रही है। देखने वाली बात है, ये आंकड़े पे गौर करते हैं एनसीआरबी का। ठीक है, कि क्या कैसे किस रेट से बढ़ा है। 2014 में 323 था। ठीक है, 15 में भी आसपास सेम था, 16 में भी ठीक था। उसके बाद जो छलांग मारी इसने, मतलब गाली गलौज लगातार देते रहो, एक दूसरे की कम्युनिटी को, एक दूसरे के धर्म को टारगेट करते रहो। ठीक है, 2020 में सीधे 6 गुना हो गया, बढ़ गया हेट स्पीच। मतलब टॉलरेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। अब तो आप 2 ही कैटेगरी में बचे हैं, या तो पप्पू के चमचे हैं या तो जो है बीजेपी के अंधभक्त हैं, तो जो राहुल को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप नहीं भी करते हैं तब भी मुश्किल ये कि आप कोई कैटेगरी के नहीं बचे हों। अंधभक्तों के लिए जो आप चमचे हैं, चमचों के लिए आप अंधभक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूट्रल हैं। ये बड़ा मतलब ये अपने आप में एक ही इंटॉलरेंस बहुत माहौल बन गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। एक अच्छी सोसाइटी के लिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए, जो पढ़ी लिखी इतना ज़्यादा है, वो मतलब काफ़ी ख़राब बात है। ठीक है, बेवकूफ़ बन जाते हैं लोग, ग्रेजुएशन किए हुए लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, ऐसे हेट स्पीच में आ जाते हैं। जबकि वो सब नेता लोगों का चालबाजी है, हमें उस हिसाब से सोचना चाहिए। फिलहाल हम अपने दूसरे रिपोर्ट्स पे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। ये है 9.4% राइज इन क्राइम्स अगेंस्ट SC। 2019-20 का ये डेटा है। कह रहा है कि 9.4% राइज हुआ SC के केसेस में। शेड्यूल कास्ट, दलित जो होते हैं उनके केसेस में 2020 में बढ़ोतरी हुई है क्राइम में। मतलब देखने वाली बात है, क्या किस तरफ जा रहा है हमारा देश। क्राइम कम होना चाहिए है ना, जागरूकता बढ़ रही है थोड़ा, लेकिन नहीं, पता नहीं किस बेस पे हम पढ़ लिख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे हमारे मैनर्स बन रहे, जो है क्राइम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में आप देख सकते हैं 45,961 था। ठीक है, 2020 में हो गया 50,291 हो गया बढ़ के। और क्राइम रेट अगेंस्ट SC
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जैसा आपको पता होगा मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा एससी है पॉपुलेशन, और रेट भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल उधर। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे पे बिहार है। ठीक है, आप सोचेंगे कि 60 लोग ही तो हैं, लेकिन ये रेट है एससी के खिलाफ, दलित के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम जो हो रहे हैं उसका। जब आपको पता चलता है कि सेंसस 2011 के अनुसार टोटल 20 करोड़ से भी ज़्यादा दलित हैं हमारी कंट्री में, एससी पॉपुलेशन है, तब आइडिया लगेगा हाँ ये कितना ज़्यादा ग्रेव कंसर्न वाली बात है, कितना सीवियर बात है, कितना भयानक बात है। वहीं दूसरा रिपोर्ट देखा जाए तो एसटी के खिलाफ, ठीक है, एसटी के खिलाफ भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, 9.3% उनके लिए भी है। अच्छा, उसमें केरला नंबर 1 पे है, काफ़ी पढ़ा लिखा स्टेट माना जाता है केरला, है ना, बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, अच्छे लोग रहते हैं उधर। लेकिन देखिए एसटी के खिलाफ उनका जो क्राइम का रेट सबसे ज़्यादा है, 26.8। फिर राजस्थान दोनों में टॉप कर रहा है, मतलब दूसरे नंबर पे है। एससी के खिलाफ भी, एसटी के खिलाफ भी, तो मतलब किसी को नहीं देखना इनको। तो बहुत चिंता वाली बात है ये, ऐसा होना नहीं चाहिए। अब स्टेट वाइज देख लेते हैं, अभी तो 2-4 स्टेट देखें। क्राइम रेट बाई स्टेट, ये 2021 का आंकड़ा है। अब देखिए आप, तमिलनाडु तो इसमें भी टॉप कर गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, गुजरात, ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे और समृद्ध स्टेट हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्राइम से कोई रिलेशन नहीं है, कोई नाता नहीं है, इस आंकड़े से देखा जा सकता है, ठीक है। नाता किससे है, आपके मैनर्स क्या हैं, घर परिवार में क्या सीखा आपने, स्कूल में क्या सीखा, ठीक है, कि कैसे संस्कार मिले, वही सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा आप पढ़ लिख लेते हैं, अगर आपको करप्शन करना, क्राइम करना, तो उतने इफेक्टिव तरीके से उसको करेंगे। ख़राब काम करेंगे तो उतने ही मतलब इफेक्टिव वे में करेंगे। अभी आपको मैं यहाँ पे एक बिल गेट्स का एक इंटरव्यू कोट करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई एम्प्लॉई हायर करना हो, ठीक, उसमें 3 चीज़ें देखे जानी चाहिए, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, ठीक है। अगर इसमें से पहला नहीं है, इंटीग्रिटी माने सत्यनिष्ठा या ईमानदारी, तो बाकी दोनों चीज़ें होने वाले व्यक्ति जो है वो आपको बर्बाद कर देगा। मतलब इंटेलिजेंस होगा, उसके पास बुद्धिमत्ता होगी, दिमाग होगा, स्मार्ट होगा, और एनर्जी होगी, एकदम तगड़े से काम करने वाला होगा, तो फिर आपकी कंपनी को बर्बाद कर देगा, अगर उसके मतलब सत्यनिष्ठा नहीं, ईमानदार नहीं है तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने अपने ही इंटरव्यू में ही कहा कि अगर आपको सत्यनिष्ठ व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरी है कि जो भी आपका एम्प्लॉय मिले वो थोड़ा लेजी हो और डम्ब हो, समझ रहे हैं, बहुत तेज़ होगा, तेज़ तर्रार होगा, दिमागदार होगा, तो आपकी कंपनी को ही डुबा देगा। तो मतलब अब देखने वाली बात ये है, यहाँ से डिसाइड होता है कि क्राइम कौन करता है, कैसे करता है। इंटेलिजेंस है, पढ़ लिख लिए, स्मार्ट हो गए, ठीक है, एनर्जी बहुत है, मैटर वो नहीं करता। मैटर ज़्यादा करता क्या, आपकी इंटीग्रिटी, आपके मैनर्स, आपके अपब्रिंगिंग, किस तरीके से लालन पालन हुआ है आपका, ठीक है। तो अगर आप मैनर्स वाले नहीं हैं तो यही होगा, बहुत पढ़ लिख लेंगे। तमिलनाडु और केरला आप देख लीजिए, टॉप किए हैं। और फिर नीचे आप देख सकते हैं, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, गोवा, ये त्रिपुरा, मेघालय, ये सब नीचे हैं क्राइम में, ये लोग उतना क्राइम नहीं कर रहे हैं। तो इससे भी एक आंकड़ा निकल के आता है कि पढ़ाई लिखाई से क्राइम का वो कोई फिक्स एक डेटा नहीं कहा जा सकता, फिक्स बात नहीं कही जा सकती कि हाँ उससे जो पढ़े लिखेगा वो बहुत अच्छा ही हो जाएगा। पर्सनली अच्छा होना कमाल की चीज़ है, वो घर से ही बनता है, स्कूल से बनता है, अपने समाज से बनता है, ठीक है। हाँ, ये नीति आयोग का रिपोर्ट था, ठीक है। तो नीति आयोग के मतलब प्लेटफॉर्म है। अब देखते हैं कि नीति आयोग के बारे में भी, हालांकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी नीति आयोग के बारे में बताया है, फिर भी थोड़ा रिपीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, इसके फुल फॉर्म को लेके, इसके फॉर्मेशन को लेके, कब बना, किसको रिप्लेस किया, है ना, ये सारी चीज़ें हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। ये पॉलिसी कमेटी है इंडियन गवर्नमेंट की, इससे जो है कौन कौन सी पॉलिसी बननी है, इंपॉर्टेंट पॉलिसी, वो डिसाइड होती हैं। आफ्टर ऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग इसके मेंबर रहते हैं, ठीक है। उसमें से आपको एक चीज़ बताना है कि इसके चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में इसका गठन हुआ, ठीक है। इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को, जिसको योजना आयोग कहते थे। पिछले 65 साल से योजना आयोग कार्य में मतलब कार्यरत था।
लेकिन उसके बाद 1 जनवरी 2015 से इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी अपनी वेबसाइट है जहाँ पर इस कमीशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड स्ट्रेटजिक एडवाइस ऑन द क्रिटिकल पॉलिसी मैटर्स। टेक्निकल और स्ट्रेटजिक एडवाइस देता है अलग अलग पॉलिसीज बनाने के लिए, है ना, जिसमें कि इकोनॉमिक इशूज़ भी होते हैं, इंटरनेशनल तथा नेशनल इंपॉर्टेंस के भी इशूज़ को कंसिडर करके एडवाइस करता है ताकि सरकार अच्छे से पॉलिसी फ्रेम कर सके। और ये अलग अलग फील्ड्स को इंक्लूड करते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट के लोगों को इंक्लूड करके तभी एक अच्छा एडवाइस ये दे पाता है। अभी भी मैंने ये नहीं बताया कि इसका चेयरमैन कौन होता है, आपको बताना है। अभी इसका अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक नए CEO नीति आयोग के अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा या फिर सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नए CEO और चेयरमैन नीति आयोग के कौन कौन हैं। ठीक है, ये एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हर हाल में आपके एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो या PCS हो या अदर वनडे एग्ज़ाम्स में, ऐसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। 2 देशों के बीच में, 2 आर्मी के बीच में एक्सरसाइज जो होती है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स ने अभी पार्टिसिपेट किया है, करने वाले हैं। ये 6 से 14 मार्च के बीच में होगा। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर एट वेडिंगटन इन UK, मतलब यूनाइटेड किंगडम में वेडिंगटन में एक एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर होने वाली है जिसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, इसके साथ साथ और भी अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे USA हो गया, ठीक है, रसिया हो गया और स्वीडन हो गया, जापान हो गया, ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगी कोबरा वॉरियर में। ठीक है, याद करने वाली चीज़ ये है कि मार्च 6 से 14 बताया ही मैंने। और जो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं इंडिया और UK के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इंद्रधनुष, जो कि एयरफोर्स के बीच में ही होता है, इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ UK। ठीक है, इंद्रधनुष को कैसे याद करेंगे? इंद्रधनुष आकाश में बनता है, तो आकाश में जो एक्सरसाइज होगी वो एयरफोर्स ही करेंगे। ठीक है, कोंकण, एक्सरसाइज कोंकण नेवी के बीच में होता है, ये कैसे याद करेंगे? कोंकण जो है कौन सा एरिया है? ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो तटीय मैदान है ना, वेस्टर्न घाट्स वाला ना, वेस्टर्न घाट्स के मैदान, तट हैं, जो मैदान क्या बोल सकते उसको, पर्वत हैं, तो वो जो है वहाँ, मतलब अरेबियन सी के तट पे ये जो एरिया है कोंकण एरिया, तो अरेबियन सी के किनारे है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोंकण में, सी में नेवी ही, मरीन वाले ही एक्सरसाइज कर सकते हैं ना, मरीन शिप। अजय वॉरियर, अब कोंकण नेवी का हो गया, इंद्रधनुष एयरफोर्स का हो गया, तो बचा कौन? मिलिट्री जो करेगा वो अजय वॉरियर करेगा। अजय वॉरियर क्यों करेगा? वॉरियर वाले जो होते हैं वो सब UK वाले ही कर रहे हैं। कोबरा वॉरियर हो गया उधर, ये अजय वॉरियर बचा था मिलिट्री। अब अगला है कोंकण शक्ति। ये ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें तीनों सर्विसेज, एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री, तीनों सर्विसेज मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज पहला। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? कोंकण भी लग गया, शक्ति भी लग गई, मतलब ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है, तीनों शक्तियाँ लगेंगी, उसके बाद ही जो है ये एक्सरसाइज हो पाती है। तो फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द UK। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट्स अ वेरी सेंसिटिव आर्टिकल एज वेल। हालांकि तमाम मुद्दे इस पर हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है और कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो लेट्स सी, विल द सीटल मूव सेल अगेंस्ट कास्ट बायस। ठीक है, सीटल एक जगह है अमेरिका में, सिटी है, जहाँ पर वहाँ के सीटल के सिटी काउंसिल ने बैन कर दिया है कास्ट बायसनेस को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। अब जाके रिलीजन का हो गया, ठीक है, रिलीजन का हो गया या और भी जो है उसमें होता ही रहता है रेस के बेस पे ना। ब्लैक लाइफ मैटर जो केस था अभी पिछले 2 साल में, तो वो सब पे तो बैन था ही, लेकिन कास्ट बेस में जो है डिस्क्रिमिनेशन अब जाके बैन हो रहा है।
बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं ये लोग, लेकिन अब जाके कास्ट बेस बंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो संविधान में 1947 में यही बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इससे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए प्रीलिम्स के लिए तो सिर्फ ये हो जाएगा कि सीटल ने मतलब बैन किया, ठीक है, या वनडे एग्जाम्स के लिए हो जाएगा सीटल ने बंद किया, लेकिन मेंस के लिए होगा कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में कैसे कैसे है, किस बेस पे है, कितना हो रहा है ना, उन सब का रिकॉर्ड और उसके बाद पे जो एनालिसिस होती है वो मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सेंसस 2011 के अनुसार जैसे मैंने अभी पहले ही मेंशन किया 20 करोड़ से ज़्यादा दलित हैं इंडिया में। और फिर से देखिए एनसीईआरटी का डेटा कितना इंपॉर्टेंट है कि जहाँ आप चाहें वहाँ कोट कर सकते हैं, कहीं भी आप कोट करें उसकी ज़रूरत पड़ती है हर हाल में। ठीक है, तो 50,900 केसेस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट SC व रजिस्टर्ड इन 2021, जो कि 2020 से 1.2% ज़्यादा है। देख रहे हैं, सोचने वाली बात है कि केसेस बढ़ रहे हैं, जागरूकता हमारी बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, और लेकिन फिर भी ये क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है, ख़राब भी लगता है। लेकिन जो NCRB का डेटा है वो वही कह रहा है 1.2% ज़्यादा हुई है 2020 की तुलना में 2021 में। और MP और राजस्थान का तो मैंने भी बताया ही। ठीक है, SC के खिलाफ इनका सबसे ज़्यादा था, MP ने टॉप किया। और एक चीज़ और देखने वाली है डिस्क्रिमिनेशन के मामले में कि जैसे मैंने अभी प्रीवियस सेशन में ही, प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया है, मैनुअल स्कैवेंजर्स जो SC ST की कम्युनिटी से ही क्यों बिलोंग करते हैं, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है ना। उनका जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का प्रैक्टिस ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है। और एक ऑक्सफैम एक संस्था है जिसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी किया, जिसमें बताया गया कि अर्बन एरियाज तो फिर भी उसमें डिक्लाइन हो रहा है थोड़ा क्राइम को लेके, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें कम हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज़ में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी बढ़ रहा है। आप अगर देखें ये एकदम ग्राउंड रियलिटी वाली बात है। गांव में देखें एक चीज़ होती है कि जो लोअर कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी के लोग होते हैं, अगर वो कहीं जा रहे हों, ठीक है, साइकिल से मोस्टली जा रहे हों, तो कोई दूसरी कम्युनिटी का इंसान रहेगा, कहेगा भैया हमको बिठा ले चलो, ठीक है, बिठा लेते हैं वो। लेकिन वही लोअर कम्युनिटी के लोग ऐसा नहीं कह पाते हैं, या कहते में तो अगला बिठाएगा नहीं। ये डिस्क्रिमिनेशन ही है, तमाम तरीके के डिस्क्रिमिनेशन आप जानते ही हैं। लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि मानसिक रूप से कितना दब गए हैं, कितना दबा दिया गया है कि हिम्मत ही नहीं पड़ती कि हाँ हम भी कह लें। और अगर इनकेस कह देता है वो, तो कहेगा भैया चलो तुम साइकिल चलाओ, हमको बिठा के लेके चलो, हम तुम्हें लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तमाम मंदिर मस्जिद का जो डिस्क्रिमिनेशन है आप देख ही रहे हैं, धर्म के लेवल पे ना, जात पात के लेवल पे, साथ में खाना नहीं खाना, घूमना नहीं, वो सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन अलग चीज़ें। लेकिन एक जो ये मानसिक रूप पे किस तरीके से हावी है, ठीक है, तो वो मैं थोड़ा कोट करना चाह रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी ठीक है, इतना सब केसेस है। अभी मैंने कहा कि 1947 में ही हमें काफ़ी कुछ बैन करने को मिल गया था ये सब डिस्क्रिमिनेशन। तो देख लेते कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए समान है, सबके लिए उतना ही बराबर हाथ होना चाहिए कानून के ना। ऐसा नहीं कि यहाँ दलित के लिए कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और जो बाकी कम्युनिटी के लिए कानून के हाथ हो गए एकदम ठाकुर के हाथ, जिसको गब्बर ने काट दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। गब्बर काटे तो सबके लिए हाथ काटे, नहीं तो वैसे तो गब्बर को खुद ही कट जाना चाहिए, गब्बर काट नहीं पाएगा। तो आर्टिकल 14 इंश्योर करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, सबके लिए कानून सबके लिए समान है, सब कानून के सामने इक्वल है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये तो सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन को ही मतलब प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। आप भेदभाव नहीं कर सकते, सबके साथ समान व्यवहार करें समान सिचुएशन में। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर मौका मिले। 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, भेदभाव छुआछूत ये सब खत्म हो। ठीक है, आर्टिकल 46 मैंने अभी पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था, प्रमोशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 330 एंड 332 रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर। ठीक है, 330 332 रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, ये आर्टिकल जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। और डायरेक्टली आर्टिकल्स जो है प्रीलिम्स वाले या वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखें।
ठीक है। 330, 332 रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में, और 335 क्लेम्स ऑफ एससीज का, उनका रिजर्वेशन का, या हम एससी हैं, ऐसी सारी जो क्लेम्स होते हैं वो 335 के अंतर्गत इंश्योर किए गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर एससी अंडर आर्टिकल 338, और 2004 में इसी में से निकाल के एक 338 आर्टिकल लाया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कर दिया गया। उसके पहले क्या था कि NC/SC और NC/ST दोनों एक ही आर्टिकल के अंतर्गत आते थे, 338। और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं? रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़ अंडर पार्ट 9, पार्ट 9 में पंचायत है, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें भी रिजर्वेशन है ना। आपको पता ही होगा कि चुनाव वगैरह जब ग्राम पंचायत ग्राम सभा में होते हैं तो कहते हैं कि हाँ इस बार जनरल सीट है, इस बार OBC सीट, इस बार SC सीट है, तो वो सारी चीज़ें रिजर्वेशन वहाँ भी इंश्योर्ड हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना है कि पार्ट 9B में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो। एक सिंपल सी बात बतानी है, पार्ट 9B में किसके लिए प्रोविज़न किया गया है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे पूछा नहीं गया, इंक्लूडिंग UPSC में पूछा गया है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को बताएं। देख लेते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स थे, उस बेस पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, कौन कौन से स्कीम्स बनाए हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950, ठीक है। ये वही आर्डर है 1950 में, जिसमें कहा गया है कि जो लोग सिखिज्म और बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, जो दलित, उनको भी शेड्यूल कास्ट में माना जाएगा, शामिल किया जाएगा। उनको जो SC वाले फ़ायदे होते हैं सब, वो सब दिया जाएगा। लैंड रिफॉर्म्स ऑफ ब्रॉड फॉर मोर इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अपलिफ्टमेंट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। लैंड रिफॉर्म्स आया था 1950-56 में। इसमें विनोबा भावे जी का एक ग्राम दान भूदान करके जो इनिशिएटिव था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सरकार ने। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स किए, जिससे ये हुआ कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी उसको तो ज़मीन रही ही, लेकिन कुछ ज़मीनें उनको मतलब होल्डिंग पे लिमिट कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा नहीं होल्ड कर सकते हैं अपने नाम पे। तो बाकी जो ज़मीनें बची वो अलग अलग मार्जिनलाइज सेक्शंस को भी डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो जिससे उनको भी खाने पीने का, जीवन यापन का कुछ स्रोत बन सके, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ स्कीम क्या है कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए मतलब मार्जिनलाइज एंड पुअर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए ही हॉस्टल एंड खाने पीने की व्यवस्था कराना ना, हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए टारगेटेड एरियाज़ में, जहाँ पर थोड़ा वैसा हो जहाँ आसानी से अवेलेबल ना हो। मनरेगा तो एकदम गजबी की चीज़ है। अभी कल ही मैंने बताया था कि इसमें अमर सेन ने भी एक अच्छा कमेंट किया है कि ये बहुत ही रूरल एरियाज़ के पीपल के लिए बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। हालांकि इसमें रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। अब वो रिफॉर्म क्या कहिए, सरकार तो उसका बजट ही काटने में तुली हुई है। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, काफ़ी अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ है मनरेगा के बारे में, काफ़ी सारे फैक्ट्स मैंने उसमें बताए हैं और अच्छे से एनालिसिस भी किया है। आपने नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। मनरेगा में वही है, 100 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये एक ऐसा मतलब ऐसी योजना है जिसमें अगर SC की पॉपुलेशन किसी गांव में 50% से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है स्पेशल प्रोविजंस किए जाएंगे उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जब तक आप मनरेगा में काम करते रहते हैं तब तक आप वही मैनुअल वर्कर रह जाते हैं ना, डेली वर्कर। लेकिन अगर आप कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्किल और ट्रेनिंग सीख लेते हैं तो आपकी वेज, आपकी सैलरी और सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, पोजीशन बेहतर हो जाती है। तो ये सब फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। क्वेश्चन इससे आया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ही, क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा आप मेन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो इसका देखिए प्रीलिम्स में 2016 का आई थिंक ये क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम which are the following statements are correct? Its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneurs. It provides for refinance through SIDBI. कहने का मतलब है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करता है SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ना, वो उद्यमी बने, अपना जो है अपना काम धंधा खोलें, और SIDBI के थ्रू इसको रिफाइनेंस किया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। आई होप ईमानदारी से आपने फॉलो किया होगा इसको। तो मैं बता देता हूँ कि दोनों ही आंसर इसके सही हैं। SIDBI जो है
छोटे मोटे लोन्स प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि SC ST और वुमेन जो इंटरप्राइजेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए अपनी एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने का मौका मिल सके। ठीक है, ये हिंदी में आंसर है जिस हमारे अदर एस्पिरेंट्स के लिए जो हिंदी में समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे खेला शुरू होता। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये UPSC के लिए, मेंस के लिए, कि हर साल 15 में 3-4 सवाल, 16 में 1-2 सवाल, 17, 18, 20 में हर सवाल इस सेक्शन से पूछा गया है। ठीक है, डिबेट द इशू ऑफ वेदर एंड हाउ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स फॉर असर्शन ऑफ दलित आइडेंटिटी वर्क टूवर्ड्स एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कह रहा है कि भाई किस तरीके से, एक तो आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे दलित वाला अधिकार चाहिए, है ना, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं ये कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसके बीच का जो डिलेमा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं ना, उस पर डिबेट करिए। महात्मा गांधी, BR Ambedkar, despite having divergent approaches and strategies, had a common goal of amelioration of downtrodden elucidate। कह रहा है कि महात्मा गांधी और BR Ambedkar दोनों लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजीज थी, अलग अलग अप्रोचेस थे, लेकिन दोनों लोगों का एक ही उद्देश्य था कि कैसे ही दबे कुचले मजलूम लोगों का उद्धार किया जाए। ऐसे नेता लोग बोलते हैं ना, दबे कुचले पिछड़े मजलूम जनता के साथ हम हैं, क्योंकि उनका वोट चाहिए। कि जो बड़े लोग हैं वो उतनी ज़्यादा, अब इंडिया में इनइक्वलिटी इतना ज़्यादा है ना, बड़े लोग तो कम लोग हैं, तो मजलूम और कमज़ोर पिछड़े दबे कुचले इन जनता की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उनके साथ आते हैं, फिर वोट लेके निकल जाते हैं। और गरीब कमज़ोर मजलूम जनता सोचती है कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज एंड एसोसिएशनल फॉर्म्स, हेंस कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया। कह रहे हैं कि कास्ट सिस्टम तो अलग अलग तरीके से अपना मुंह निकाल रहा है, अलग अलग तरीके से अपनी आइडेंटिटी और एसोसिएशनल फॉर्म्स बना रहा है। ठीक है, तो किस कास्ट सिस्टम का किस तरीके से, कैसे फिर ये इरेडिकेट, कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इस पर कमेंट करना है। 2018 में पूछा गया था, हैज़ कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी। कह रहा है कि क्या कास्ट जो मुद्दा है आज की मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज को समझने के लिए, क्या उसका रिलेवेंस ख़त्म हो गया? क्या कास्ट उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है? ठीक है, आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, मैं उसको ज़रूर रिव्यू करूँगा, देखूँगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इन फर्स्ट, एक बड़ा ही प्राउड मोमेंट कह सकते हैं, और कहते हैं ना कि आँख में आँख डाल के देखने वाला काम, वही है। इन फर्स्ट इंडियन नेवी सबमरीन डॉक्स इन इंडोनेशिया। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। ये चीज़ जो है पहले तो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सबमरीन्स के बारे में पूछते हैं, कौन सा सबमरीन है, क्या है। उसके बाद आपके पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है, पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताते हैं पूरा मुद्दा क्या है। ठीक है, मुद्दा ये है कि इंडियन नेवी का एक सबमरीन है, वो INS सिंधु केसरी, जो कि इंडोनेशिया में गया, उसमें कुछ दिन अपना ऑपरेशन किया, इंडोनेशिया के साथ जो भी था उसका रिलेशन उसको डेवलप किया। बात ये है कि इंडोनेशिया के वाटर क्षेत्र में गया, वाटर टेरिटरी में गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात ये है कि आप अक्सर देखते सुनते होंगे, चाइना कभी आ गया श्रीलंका के इधर उधर घूम रहा है, कभी मलेशिया के चारों तरफ चक्कर काट रहा, मंडरा रहा है ना, बांग्लादेश के आसपास घूम रहा है। तो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को हमेशा ही मतलब घूमता फिरता रहता है। तो वो इंडियन सिक्योरिटी के लिए, इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए जो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए खतरा रहता है। ठीक है, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, चाइनीज़ का कोई जासूसी शिप था ना, स्पाई शिप था, जो यहाँ पे घूम रहा था, और हमारे जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस की इंटरनल सीक्रेट्स एंड डेवलपमेंट था, उसको जासूसी करना चाह रहा था। हालांकि इंडिया ने उसको भगा दिया। ठीक है, तो अब जो है, अब इंडिया भी पहली बार गया है उधर ऐसा, जबकि वहाँ पर वो चाहता नहीं, चाइना किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई भी और अन्य कंट्री उसने 9 डैश लाइन खींची ही है। मैंने बताया था साउथ चाइना सी में, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बताए हैं, नहीं देखे हैं आप तो उसको देखना चाहिए।
9 डैश लाइन खींच ली, फिर उसके बाद साउथ चाइना सी कंट्रोल करना चाहता, तमाम उसकी स्टेट कंट्रोल करना चाहता। पता है कितना तगड़ा वहाँ पे ट्रेड होता है, ठीक है। तो इस बार अब इंडिया भी गया है। आप देखिए सुंडा स्ट्रेट जो है वहीं पे जाके डॉक किया था ये INS सिंधु केसरी, ठीक है। जकार्ता का पार्ट है इंडोनेशिया का। तो आप सिर्फ इसमें ये देखें सुंडा स्ट्रेट यहाँ पे है, और उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कोरियन पेनिनसुला इधर आ जाते हैं, साउथ कोरिया, फिर जापान के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। सी आप जापान हो गया उधर, ईस्ट चाइना सी, फिलीपीनी सी, साउथ चाइना सी, यहाँ पे जो है ये जो 9 डैश लाइन यहाँ पे बनती रहती हैं, ठीक है। आप उसको देखें। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन मैं यहाँ से बस इतना बताना चाहता हूँ कि मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, कोई भी एग्जाम हो। कभी कभी आपको लगता नहीं है, लेकिन पूरा होता वो मैप बेस ही, ठीक है। तो मैप ऐसे हल्के फुल्के आप देखते रहें, अभी एग्जाम पास में आ रहा धीरे धीरे, अचानक से देखेंगे कुछ याद नहीं होता है मैप का, कुछ भी ऐसे अचानक से याद नहीं होता। हाँ चलो हम सब रख लें, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके देखते रहिए और ध्यान से उसको इस तरीके से देखिए कि हाँ आपको समझ में आए कि उसके आसपास और कौन कौन सा एरिया है जिसके रिलेवेंस में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको समझ में आ सके, हाँ आंसर सही से लगा सकें, ठीक है। अभी अगले स्लाइड्स में मैं और थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हो गया सुमात्रा, ये हो गया जावा, ये हो गया जकार्ता। जावा सुमात्रा के बीच जो है एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें UPSC में प्रीलिम्स में, आई थिंक 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुंडा स्ट्रेट तो अक्सर पूछा ही जाता रहता है हर एक एग्जाम में। अनक क्रकटाऊ यही सुंडा स्ट्रेट के पास ही है, एक ज्वालामुखी है, ये भी अपने आप में लाइमलाइट में रहता ही है, आग उगलता रहता है क्वेश्चन में भी और जहाँ जगह पे है वहाँ पे भी, ठीक है। तो आपको ये सारी जगह याद होनी चाहिए, जकार्ता, जावा, सुमात्रा, ठीक है। सुमात्रा इंडिया से पास पड़ेगा, जावा थोड़ा दूर पड़ेगा, जकार्ता इसकी कैपिटल, इसको हटा के इंडोनेशिया अपनी कैपिटल कहीं और कर रहा है, ठीक है। आपको इस कैपिटल का नाम बताना है और रीजन क्या है, ठीक है, ये बताना है। थोड़ा और पास से देखते हैं, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ठीक है, सुंडा स्ट्रेट, जावा सी, इंडियन ओशन। अब देख लेते हैं कि INS सिंधु केसरी के बारे में। पार्ट ऑफ रशियन मेड किला क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। INS सिंधु केसरी जो है वो रसिया के द्वारा बनाया गया, रशियन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया। उनके किला क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है ना। तो ये याद करना बड़ा ज़रूरी है कि डीजल इलेक्ट्रिक है कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक है ना, क्योंकि अब कुछ सबमरीन्स हैं जो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बन रही हैं, हालांकि वो कम ही है अभी। ये इंडिया की नेवी को मिला था 1989 में अंडर द सिंधु घोष क्लास सबमरीन्स। क्या होता है ना कि एक अलग अलग क्लास बनाई जाती है जिसमें किस खास टाइप की कोई सबमरीन हो या नेवल शिप हो ना, समुद्री जहाज़ हो, पानी के जहाज़ हो, उनको कुछ किसी खास क्लास में डिवाइड करके रखा जाता है ताकि पता चले हाँ किसकी कितनी क्षमता है। तो ये जो सिंधु केसरी है ये सिंधु घोष क्लास में आती है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में मतलब किसी खास अच्छा से कोई क्लास शुरू होता है, जैसे V से है INS वगीर, INS वेला, है ना। K से है INS कलवारी, करंज, ऐसे करके। तो इसी तरीके से S से सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स में आता है INS सिंधु केसरी। एंड देखते हैं हमारी स्ट्रेंथ क्या है, सबमरीन की स्ट्रेंथ हमारी क्या है इंडिया की। 7 रशियन किला क्लास, 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स, 5 फ्रेंच स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, 6 जर्मन ओरिजिन HDW शिशुमार क्लास। ये देखिए एक और क्लास है सबमरीन, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का क्या होता है कि उनकी स्टील्थ क्षमता जो होती है, जो छुपने की क्षमता होती है, थोड़ी बेहतर होती है ना, और एंटी शिप सिस्टम उनमें होता है। तो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो फ्रेंच वाली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स होती है, ठीक है। Now moving on to the next article, that is MIT professor Hari Balakrishnan wins 2023 Marconi Prize। ये भी आप प्राउड फील कर सकते हैं, इंडियन है अपने। इन्होंने एक प्रेस्टिजियस
कंप्यूटर साइंटिस्ट का अवार्ड जीता मार्कोनी प्राइज़, जो कि मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा, अमेरिका में है मार्कोनी फाउंडेशन, दिया जाता है। जो भी लोग कंप्यूटर के फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए तो एक मतलब अच्छी बात है, मेरे लिए दो तरीके से अच्छी बात है ये, क्योंकि एक तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ क्यों मुझे इसकी दोहरी खुशी है। दूसरी MIT से हैं। अभी हमारे एक बहुत ही अजीज़ मित्र हैं, उन्हें अमेरिका के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से कॉल आया वहाँ पे स्टडी करने का। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उनको MIT से भी कॉल आएगा, तो MIT से आएगा, और वो भी कंप्यूटर साइंस से ही है वो। तो सोच रहे हैं, देख सकते हैं कि क्या पता भविष्य में वो अगले मार्कोनी प्राइज़ विनर हो जाएं। तो ठीक है, जैसे डेवलपमेंट्स रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। देख लेते हैं कि थोड़ी इस न्यूज़ के बारे में और क्या क्या आपको जानना चाहिए। जैसे कि हरि बालाकृष्णन जी जो हैं, ये पढ़े थे IIT मद्रास से। ठीक है, इनका जन्म हुआ है यहाँ आपके नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में जन्म हुआ है, लेकिन पढ़े हैं IIT मद्रास से। अभी कल या परसों मैंने एक अपने वीडियो के सेशन में बताया था, एक और बहुत चर्चित हस्ती हैं। ठीक है, वो IIM अहमदाबाद से पढ़े थे, उनको वर्ल्ड बैंक का चीफ नियुक्त करने की नॉमिनेशन रिकमेंड किया है जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको उनका नाम बताना है कि वो कौन है जो वर्ल्ड बैंक के चीफ बनने वाले हैं, जिसको कि अमेरिका ने रिकमेंड किया है। ठीक है, कल ही मैंने बताया था, ध्यान से पढ़ते सुनते हैं कि नहीं वो सब देखा जाएगा इसी बेस पे। नहीं पता हो तो पता करिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब मार्कोनी प्राइज़ देखते हैं। मार्कोनी प्राइज़ जैसे मैंने बता ही दिया, ये आपका MIT है, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, है ना भाई? पैसा तो है उन लोगों के पास, बनाते बढ़िया। 1861 में MIT इस्टेब्लिश हुआ था। पता है कितना पुराना इंस्टीट्यूट है, दुनिया में इसका नाम है। मतलब टेक्निकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में तो एकदम अव्वल दर्जे की रिसर्च होती है यहाँ पे। तो नंबर 1, नंबर 2 इसी पोजीशन पे अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट में रहता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका नाम भी टेक्नोलॉजी वाला है। देखिए मार्कोनी प्राइज़ के बारे में देखते हैं। अ टॉप ऑनर फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट बाय US बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन, ऐसा मैंने बता ही दिया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में आपका कंट्रीब्यूशन होता है तब दिया जाता है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। डॉक्टर बालाकृष्णन को किस लिए मिला? उनको मिला है फॉर कंट्रीब्यूशन टू वायर्ड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, इसमें बस इतना ही था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Indians spent a record amount on foreign travel in 2022. Here's how much. गरीबी गरीबी गरीबी, बहुत गरीबी है भाई अपने देश में, लेकिन जब बाहर जाना होता है तो फिर बेल के पैसा हो जाता है सबके पास। ये देख रहे हैं, स्पेंट रिकॉर्ड अमाउंट ऑन फॉरेन ट्रेवल इन 2020। 2022 में रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने फॉरेन के विजिट करने में। देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल आया था, जिसमें बताया गया कि जो है 2022 में हमने सबसे ज़्यादा, मतलब अब तक का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फॉरेन घूमने बहुत गए। ठीक है, देखते हैं तो इंडिया का कैसा चल रहा है आजकल। इंडिया एंड आउटबाउंड टूरिज्म, विदेश घूमने का क्या हो रहा है। अराउंड 55%। अभी एक लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम आई थी, जिसका 55% के आसपास जो टोटल खर्चा काउंट हुआ वो ट्रेवल के लिए हुआ। ठीक है, तो यही देखा सरकार ने कि लोग बहुत घुमक्कड़ हो रहे हैं, घुमक्कड़ कचुआ हो रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, विदेश दौरा कर रहे हैं। मोदी जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ खास तौर से सब इस चीज़ को ध्यान दें, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सरकार मोदी से थोड़े ना कुछ कहे, वो तो स्टाफ के आदमी है, क्या मांगे स्टाफ से, वो तो पैसा लेगी हमसे और आपसे। वाह, तो 20% का टैक्स लगा दिया, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब मतलब अब आप विदेश जाएंगे तो और भी महंगा होगा, ज़्यादा पैसा देंगे। तो वही सरकार कह रही है कि शायद ज़्यादा पैसा, अगर हायर प्राइस लगेगा तो यहीं अपने आसपास में ही खर्च करेंगे, कम करेंगे। होता क्या है कि जो है विदेश वाले इंडिया में बहुत आते हैं। ऐसा नहीं कि हम ही जाते हैं, इंडिया में विदेश से जितने लोग आते हैं उतना इंडिया वाले विदेश नहीं जाते हैं। लेकिन फिर भी ये गैप कम हो रहा है लगातार, इंडियंस ज़्यादा भाग रहे हैं विदेशी। समझ सकते हैं, थाई मसाज वाले हैं लोग सब। तो
देखने वाली बात यह है कि बिगेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश है भाई। मतलब 2019 में 25 लाख बांग्लादेश वाले यहाँ आए थे। स्लाइड्स का कुछ हो गया क्या कहीं? कहते हैं टार को हुआ क्या, कहीं पता नहीं क्या, कहीं धुआं धुआं। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा 2019 में बांग्लादेश से आए थे 25 लाख, उसके बाद अमेरिका से 15 लाख। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ 2021 में ये सिर्फ 2.5 लाख तक पहुंच गया। बांग्लादेश से 2.5 लाख लोग आए और अमेरिका से लगभग 4.25 लाख। क्यों घटा? कारण सीधा है, कोरोना आ गया था। कोरोना ने सबको निगल लिया। ठीक है, सारा घूमना फिरना बंद कर दिया था। उसके बाद भी 2.5 लाख 4.5 लाख इतने लोग 2021 में इंडिया में घूमने आए। एक डेटा के अनुसार 2022 में 6.2 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइव इन इंडिया। मतलब 62 लाख लोग 2022 में कुल मिला के ऑल ओवर वर्ल्ड से इंडिया में घूमने आए, जबकि यही चीज़ 2019 में 10.9 मिलियन था, लगभग 1 करोड़ 9 लाख ना। अब देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपका इज इट, आई थिंक माई माइक इज नॉट वर्किंग। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ इसमें बतानी थी वो ये है कि देखिए इतना, मतलब एक आदमी एक अकेला म्यूजियम क्या कर सकता है? वो कहते हैं ना कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अभी आप देखिए कैसे बाहर फोड़ रहा है। फ्रांस का एक म्यूजियम है, लूर म्यूजियम। ठीक है, फ्रांस का लूर म्यूजियम ऐसा है जिसने 2019 में जितना टोटल विदेशी इंडिया में आए थे, उसने अकेले एक म्यूजियम ने उतने टूरिस्ट अट्रैक्ट किए। मतलब कितनी खतरनाक बात है, डेंजरस। अकेले ही एक अकेला म्यूजियम इतना टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया, कितना कमाई करता होगा। तो आप सोच सकते हैं कि टूरिज्म का कितना महत्व है। अभी आप आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशंस बाय इंडियंस। देखा जाए कि इंडिया वाले कहाँ सबसे ज़्यादा, क्या लगता है कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली थाई मसाज कराने ही जाएंगे, थाईलैंड ही जाएंगे। अभी इस पर एक मूवी आई थी, उसमें एक लोग थाई मसाज ही है, आई थिंक उसका नाम ही, उस मूवी का नाम ही थाई मसाज है। इसमें एक लोग हैं कुछ 50-55 साल की एज में भी थाई मसाज कराने गए थे। तो सोचा जा सकता है कि ऑब्वियसली थाईलैंड में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं। उसके बाद सिंगापुर हो गया, फिर यूएस हो गया, मलेशिया हो गया, है ना। तो एंड दुबई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। आई थिंक मेरा जो माइक है वो काम नहीं कर रहा है। आई होप कि अब माइक सही से काम कर रहा होगा। अभी तो मुझे पता नहीं कैसा जा रहा है कैसा नहीं, अभी बाद में ही देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा एक डेटा है, इसमें थाईलैंड में सबसे ज़्यादा आते हैं, फिर उसके बाद सिंगापुर, यूएस, मलेशिया, दुबई, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भूटान, मालदीव। ठीक है, पहले क्या होता था कि जैसे लाइन है ना, कोई कोई आदमी दीवाना होता है, तो ये बहुत पुरानी लाइन है। तो पुराने समय में कोई कोई लोग जाते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी हर कोई दीवाना भी होने लगा है और इसलिए ज़्यादा लोग जाने भी लगे हैं, विदेश में घूमने भी जाने लगे हैं। तो लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है, तो समझ ही सकते हैं, मज़ा आता है भाई घूमने में। अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि एक रिपोर्ट है, आउटबाउंड ट्रेवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड। बाहर में कितनी अपॉर्चुनिटी है जो जिसको कि हमने कैश नहीं किया है ना, उसके बारे में एक रिपोर्ट आया है। उसमें क्या क्या फाइंड किया गया है। तो ये जो ट्रेवलिंग वाला, टूरिज्म एंड ट्रेवलिंग वाला मार्केट है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द ग्लोबल विथ अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन पासपोर्ट लेवल वाला परचेजिंग पावर। ठीक है, तो
अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप इसका बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ आइडली पोजिशन्ड, इंडिया मतलब बहुत उचित रूप से ही कुछ दुनिया की कुछ बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही लुभावने आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट में एक है। करंटली वो ऐसी पोजीशंस पे है। इंडियंस स्पेंड अराउंड 10.2 मिलियन इन आउटबाउंड टूरिज्म। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी, हालांकि ये कम है, $12.6 बिलियन खर्च कर दिया घूमने टहलने में। अभी देखने वाली बात यह है कि 2019 में तो इसका लगभग डबल था, 22.9। समझा जा सकता है कि कोरोना ने क्या हाल कर दिया। आप देख सकते हैं ये जो श्रीलंका था, मालदीव थी, ये लोग जो कंट्री जो डिपेंडेंट थी इस पे टूरिज्म पे, इनका क्या हाल हुआ, एकदम दिवाली सब निकाल दिया है। तो टूरिज्म सेक्टर में बड़ा दम है। अभी आने वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे 20% ऑफ द यूरोपियन ट्रेवलर्स आर इंडियन पीपल। जो यूरोप में ट्रेवल करने जाते हैं उसमें से 20% तो भारतीय ही हैं। ऐसे ही नहीं, भारतीय तो सब जगह भरे पड़े हैं उनके। अभी हमने चाइना को पीछे कर दिया है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पे रखे हैं, कहीं भी जाओ जहाँ देखो सब जगह इंडियन है। क्यों? क्योंकि अमूल दूध पीता है इंडिया? ऐसा नहीं है, अमूल दूध पिएगा तो इंडिया सब कुछ करेगा, लेकिन भाई अमूल दूध होता है, ज़्यादा दिमाग बढ़ाता है सबका। तो लोगों को समझ में आता चलो बाहर घूमा जाए, एक्सपोजर लिया जाए। 20% जो यूरोप के ट्रेवलर्स हैं वो इंडियन पीपल हैं। 10% जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, बाकी सब वही साउथ ईस्ट एशिया, थाई मसाज। ठीक है, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इन सब जगहों पे जाते हैं। सम टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव, सीटीसी गॉट बैडली अफेक्टेड। मैंने बताया ही कि श्रीलंका, मालदीव्स की जो है दिवाला निकल गया कोरोना की वजह से। लेकिन वहीं देखने वाली बात है यूएई ना, जिसका दुबई कितना फेमस है, सिंगापुर, ये लोग जो है टूरिज्म के बेस पे कितना ज़बरदस्त डेवलपमेंट किए हैं। ठीक है, तो इसका बताता है कि इसका सिग्निफिकेंस एंड इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। यहाँ पे एक दुबई ऐसी सिटी बन गई है, दुनिया के सारे कॉन्फ्रेंस वहीं होने जाते हैं। पाकिस्तान अपना क्रिकेट नहीं करा पाता तो दुबई में जाके क्रिकेट करा लेता है बेचारा। तो टूरिज्म का बहुत तगड़ा स्कोप है, आदमी अगर सरकार उसको अच्छे से यूज़ कर पाए, है ना। अभी आने वाली स्लाइड्स में आप देखते हैं टूरिज्म इन इंडिया में टूरिज्म का क्या स्कोप है। इंडिया जो है वर्ल्ड लेवल में 10वीं पोजीशन पे रैंक करता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार 10वें पोजीशन पर है इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड जीडीपी में टूरिज्म के बेस पे। ठीक है, इन 2019 कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म इन इंडिया जीडीपी वाज 6.8% ऑफ इकोनॉमी। काफ़ी बड़ी बात है, 6.8% का कंट्रीब्यूशन इंडिया की जीडीपी में करना सिर्फ ट्रेवल एंड टूरिज्म के बेस पे, बहुत ही बड़ी बात है। लगभग 4 करोड़ जॉब 2020 में, जो कि 8% है इंडिया के टोटल एम्प्लॉयमेंट का, अकेले इस टूरिज्म सेक्टर से आया। वाह, क्या बात है, 8% एम्प्लॉयमेंट तो सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से आया। और जिसकी एक उम्मीद है कि 2029 तक जाते जाते ये 53 मिलियन हो जाएगा, मतलब लगभग 5 करोड़ 30 लाख जॉब 2029 तक जाते जाते टूरिज्म एंड ट्रेवल सेक्टर से मिलेगा। एज ऑफ 2022 देयर आर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात जानते हैं, यूनेस्को का एक लिस्ट जारी करते हैं यूनेस्को अक्सर, जिससे पता चलता है दुनिया के लोगों को हाँ वहाँ पे कहाँ घूमने जाना है। ठीक है, तो उसमें से है हमारे पास 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 कंचनजंगा नेशनल पार्क मिक्स्ड टाइप है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है, ये आपके लिए सवाल है। सिंपल सा है, मैं बता सकता हूँ उसको कि जो वेस्ट बंगाल है इसके ऊपर ही है एकदम से। ठीक है, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क एक मिक्स टाइप का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और 40 नंबर के साथ इंडिया 6वें नंबर पे है टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रखने में। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म, दुबई, सिंगापुर को देख के आप जान ही सकते हैं कितना तगड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है, सीधी सी बात है, विदेश से लोग आएंगे, डॉलर दे के जाएंगे, पैसा में कन्वर्ट कराएंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा।
बूम फॉर सर्विस सेक्टर, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी, होटल, है ना, खाने पीने का, अरे साफ सफाई, जूता चप्पल, ये सब सारी चीज़ों का जितने भी सर्विस सेक्टर हैं भाई, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, है ना, फोटोग्राफी हो गया, कुछ नहीं तो टूर गाइड बन जाइए, तो सारी चीज़ें इन सब का जो है एकदम बिजनेस बढ़िया बढ़ जाता है। इंटरमिक्सिंग एंड रिन्यूअल ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, उनके लोग यहाँ आते हैं, इनके लोग वहाँ जाते हैं, तो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है उसका मिक्स होता है, हम उनका जान पाते हैं, वो हमारा कुछ जान पाते हैं ना। प्रिजर्वेशन एंड रिकग्निशन ऑफ नेशनल हेरिटेज लाइक ताजमहल, वाराणसी, गंगा घाट। सोचिए अगर जैसे ये होता है ना कि अगर टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट जगह नहीं है, टूरिस्ट वहाँ विजिट ना करें, तो उसको अनदेखा कर दिया जाए, उसको इग्नोर कर दिया जाए। ताजमहल में पीलापन आ रहा था, उसका जो है केयर किया गया, उसको दुरुस्त किया गया, सही किया गया। बनारसी के गंगा घाट का भी रिस्ट्रक्चर किया गया, काफ़ी फेमस है। जब से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे गंगा आरती करवाई, तब से वहाँ की आरती कितनी फेमस हो गई। हालांकि आरती वैसी ही चलती थी, लेकिन वही एकदम भव्य आरती, वही धक 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 धुआं उड़ाने वाला वो है। और अभी वाराणसी का पूरा एकदम रिस्ट्रक्चर किया गया। पिछले साल ही एक न्यूज़ आई थी, 80 घाट वहाँ का काफ़ी फेमस घाट है, उस पर एक मूवी बनी है। हालांकि मूवी तो कुछ और ही हिसाब से चीज़ें दिखाती है, लेकिन ठीक है, फिलहाल जो है सो है। कहने का मतलब ये है कि जो इम्पोर्टेंट नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन एंड रिकग्निशन मिलता है ना। 7वें अजूबे में अपना आता है ताजमहल, तो ये इसकी पहचान है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है जब टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, सड़कें बनती हैं, होटल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, सारी चीज़ें, खाने पीने के लिए व्यवस्था होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। प्रमोट कल्चरल डिप्लोमेसी, ये बहुत ही ऑब्वियस बात है, ठीक है। ये है चैलेंजेस क्या क्या है। इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा कम है, तो कुछ ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं जहाँ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से उनका इम्पोर्टेंस उतना नहीं हो पाता है, वहाँ पर लोग उतना विजिट नहीं करते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द टूरिस्ट, अभी एक यूट्यूब में एक मैं वीडियो देख रहा था, वहाँ पर क्या है कि उसको ठग ली बेचारे को, जूता उसका साफ करवाई 600-700 रुपया ले लिया था दिल्ली में, है ना। हालांकि सोल वोल भी लगाया था, फिर भी उसको ठग लिया। और हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इश्यूज़, आएंगे तो ठीक है, बनारस में जाएंगे तो बनारस का पान भी खाएंगे, वहीं थूक के उसको गंदा भी कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, हाइजीन और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सारे चैलेंजेज हैं। लैक ऑफ स्किल्ड अपडेटेड मैन पावर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई उनको उनका अवगत सही से करने के लिए वैसी स्किल होनी चाहिए। टूर गाइड बन जाइए, आपको जानकारी हो, आप अपडेट हो, तो टूर गाइड बन जाइए। ना यहाँ देखिए ना वहाँ देखिए, सर उठाइए सीधे रेहान देखिए, वो ऐसे कैसे करके एक है नहीं फना में, आई नो लाइन उतनी करेक्ट नहीं है, आप करेक्ट करिए अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये चैलेंज है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं टूरिज्म के लिए, वो देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2014-15 के आसपास आई थी। इसमें क्या है ना, वो आप जो 15 सर्किट बेस्ड थीम बेस्ड सर्किट डेवलप किए गए हैं। रामायणा सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट हो गया, कोस्टल सर्किट, हिमालयन सर्किट, ऐसे करके सब 15 सर्किट हैं जो थीम बेस्ड सर्किट हैं। तो वो स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आगमेंटेशन योजना, हृदय योजना, तो हेरिटेज सिटी के डेवलपमेंट और उनका पुनरुद्धार करने के लिए बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव डेवलप किए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम, ठीक है। देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं टूरिज्म के सेक्टर में, ठीक है। एंड नेक्स्ट आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा शब्द कह सकते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट है
जिसको हर एक यूपीएससी वाला एस्पिरेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता भी है और इससे तंग भी खूब होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिपोर्ट ये रिलीज़ करता है ना, ये रिपोर्ट, फलाना रिपोर्ट, ठिकाना रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट, कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, सब तमाम रिपोर्ट ये इतना रिलीज़ करता है कि याद करते करते तंग कर देता है, पूरा हद पार कर देता है। तो इसके लिए इसलिए जाना जरूरी है। देखते हैं क्या क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश इन 1971, 1971 में बना था। एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। क्या करता है, अलग अलग देशों के बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स के साथ कोऑपरेट करके उनके साथ जो है इंगेज होके सोसाइटी, ग्लोबल सोसाइटी को, रीजनल सोसाइटी को और इंडस्ट्री एजेंडाज को प्रमोट करता है, उनको अलग अलग शेप देता है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है। कैसे याद करेंगे, आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ये तो याद हो गया, ठीक है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, कैसे याद हो गया, क्योंकि अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, याद कराया था, एक तरीका बताया था। नहीं बताया होगा तो अब तो याद हो ही गया होगा। तो उसी तरीके से इसको भी कराएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हम हेडक्वार्टर जिनेवा याद करा देंगे, आप जान नहीं पाएंगे कैसे। बस साथ में बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल रेस, DPIIT मार्क्स इंडियाज प्रेजेंस एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको तुक्का नहीं लगेगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपको पता नहीं है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसमें अपने स्लाइड में डाला है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये इंडिया की प्रेजेंस को वहाँ पर इंश्योर करता है, वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस इतना इसका इंपॉर्टेंस है। कौन मेजर रिपोर्ट्स आ गया, वो चीज़ जिसको एकदम बवाल किया जाता है, याद करना होता है। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, आपको ये तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रेवल वाला भी पूरा मुद्दा चल रहा था, पूरा इशू मैंने इतनी देर से डिस्कस किया। तो उसमें ट्रेवल टूरिज्म ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बहुत फेमस है, मोस्ट ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट्स को याद होगा। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी याद ही होता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये आई थिंक नया है। एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट पुराना है। ग्लोबल IT रिपोर्ट, IT माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सा रिपोर्ट दे देगा ना, कोई जानता नहीं, इसलिए क्या होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स काफ़ी बार ऐसा करते हैं, तुक्का लगाने के चक्कर में अगर उनको समझ नहीं आया कि किसका है, कौन इसको रिलीज़ किया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें, तो काफ़ी बार चांस ले लेते हैं, उसको लगा देते हैं। हालांकि याद करके जाएं, मैं याद कराऊंगा आराम से, आपको पता नहीं चलेगा कब याद हो गया। साथ बने रहिए और वीडियोस देखते रहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, जैसे कि ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है, इसका इशू ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद होना चाहिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहले से याद होना चाहिए। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है। जेंडर गैप रिपोर्ट, कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये तो इसका पुराना रिपोर्ट है, ज़्यादातर लोगों को याद होगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट नया है। एनर्जी ट्रांजिशन पुराना है। ग्लोबल IT रिपोर्ट कुछ भी है, सब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज़ करता है। हाँ, अब ये जो स्लाइड है ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8-10 जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, एकदम सीधे सीधे एग्जाम पे पूछे जाते हैं, वन लाइनर्स होते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए, और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को भी इसमें कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। जैसे कि अबू धाबी डिफेंस फर्म साइंस मूव विथ द इंडिया हॉल एट US डिफेंस एक्सपो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया का जो डिफेंस का कोई भी एक्सपो अटेंड करना हो तो हर हाल में उसको अटेंड करता है। अभी एयर शो हुआ था बेंगलुरु में ना, हाल ही उसमें उसको ऑर्गेनाइज कराया था। हाल मीन्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हर हाल में डिफेंस वाले एक्सपो, डिफेंस वाले एयर शो ऑर्गेनाइज कराएगा, उसका पार्ट करेगा। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए कि हाल ही होगा आंसर में, हर हाल में कराएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर कुछ अलग आएगा तो उसको हम अलग से मेंशन करेंगे भी, मोस्टली ये हाल ही कराता है, ठीक है। IIT मद्रास पार्टनर्स विथ, ये कौन आ गया भाई, आई थिंक ये इटली वाला एक्सेंट है क्या। IIT मद्रास पार्टनर्स विथ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू डेवलप यूरिन बेस्ड TB डायग्नोसिस। TB हारेगा देश जीतेगा,
अब देश संकट में नहीं है, ठीक है। IIT मद्रास ने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके कि यूरिन बेस्ड टीबी डायग्नोसिस को डेवलप करने का, ठीक है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टीबी इज़ काज्ड बाई अ बैक्टीरिया, ठीक है, और ये कंटागियस होता है। तो ज़रूरी नहीं खाली कोरोना के चक्कर में आप मास्क लगा फिर ज़माने से बहुत पहले से ही है, ठीक है, मतलब फैलता है काफ़ी तेज़ी से। तो टीबी बैक्टीरिया से होता है, ये याद करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मेक्स सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन की बात है ग्रुप, कॉटन में आपको अगर इंडस्ट्री में सेट करना है कॉटन फील्ड में, तो आपको जो है सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। मैंडेटरी शब्द जल्दी वो क्या करेंगे ना, रेड फ्लैग देखेंगे कि ये तो एक्सट्रीम वर्ड है, इसको फटाक से काट के आगे निकल जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है, धोखा खा जाओगे। तो इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इसको मैं आपको फिर से पढ़ दे रहा हूँ, मेक्स सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर कॉटन इंडस्ट्री। मैंडेटरी फॉर कॉटन इंडस्ट्री के लिए सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है, इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है डेवलप्ड अ फीड वैरायटी दैट कैन ओवरकम राइजिंग हीट लेवल्स। अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत हीट वेव चल रहा है, ठीक है। राइज सी लेवल चल रहा है, ग्लेशियर का पिघलना चल रहा है, ठीक है। तमाम न्यूज आ रही है। अभी 21 तारीख के फरवरी 21 में पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया दिल्ली में, इतना गर्मी हो गई, ठीक है। हीट वेव्स आ रहे हैं। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी तैयारी कर ली। उसने एक ऐसा वीट का वैरायटी हीट को टैकल करने के लिए वीट की वैरायटी डेवलप की है कि राइजिंग हीट को टैकल कर सके। वीट टंग ट्विस्टिंग टाइप का, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग अपने आप में ट्विस्टिंग है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अनाउंस्ड पार्टनरशिप विथ किसके साथ, पेनो जो है वो सिंगापुर का एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेनो के साथ एक पार्टनरशिप कर रहा है ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सके। अभी देखिए मेरी वीडियोस के मतलब आप वो रिलेवेंस देखिए, कितना मतलब एकदम सटीक होते हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एकदम ऐसा ही न्यूज़ पर आया था, UPI ने सिंगापुर के एक ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के साथ एक पार्टनरशिप की है। आपको कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बताना कि वो कौन सा सिस्टम, कौन सा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, उसका नाम क्या है, ठीक है। सिंगापुर का वो भी है, इतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं पता तो जाके वीडियो फिर से देखिए या फिर ऑनलाइन सर्च करके आंसर लिखिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। इनॉग्रल I2U2 बिजनेस फोरम वाज हेल्ड इन अबू धाबी UAE। फिर से आ गया इंपॉर्टेंस। I2U2 मैंने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। वह वनडे एग्ज़ाम्स के लिए तो ये फुल फॉर्म ही इनफ है, लेकिन UPSC के लिए मेंस के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है I2U2। I2U2 का मतलब बता देता हूँ। I2 में है डबल I में एक होगा इंडिया, एक होगा इजराइल, ठीक है। U2 में है डबल U, एक U से होगा UAE, दूसरा होगा USA। इसका जो पहला बिजनेस फोरम है वो कहाँ पे आयोजित किया गया, अबू धाबी UAE में। बहुत ही ऑब्वियस सा बात है, USA हो गया, इंडिया हो गया, इजराइल हो गया और UAE, इनमें से सबसे ज़्यादा जो लग्जरियस प्लेस हो सकता है वो UAE हो सकता है, अबू धाबी हो सकता है। तो पहला तो सम्मेलन वही होगा ना बिजनेस फोरम का। बिजनेस फोरम क्या होगा, जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं दुबई, UAE के अबू धाबी या दुबई में यही होते हैं। तो पहला कॉन्फ्रेंस, पहला बिजनेस फोरम है I2U2 का, वो अबू धाबी के दुबई में हुआ, वो UAE के अबू धाबी में हुआ, ठीक है। ये भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर कनक रेलो वाज एसोसिएटेड विथ मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस। ये भी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया गया था, ठीक है। अब सवाल ये है कि मोहिनीअट्टम क्लासिकल डांस किस स्टेट से है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बढ़िया से याद होगा। नोवाक जोकोविच 22nd ग्रैंड स्लैम टाइड इक्वली विथ राफेल नडाल। इसने अभी 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है। ऑस्ट्रेलिया का ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो अभी हुआ हाल ही में, उसको जीता नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन ये है
क्वेश्चन नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद करने वाला कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और सबसे ज़्यादा कौन 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 है ग्रैंड स्लैम होल्ड करने वाले? तो वो हैं राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। तो वो लाइनर्स यहीं पे ख़त्म होते हैं। हम आ गए अपने आखिरी स्लाइड्स पे। इसमें लिखा है थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू मैं कर लेता हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए, है ना? ये तो अच्छी बात है। लेकिन ठीक है, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको रिलेवेंट लगा हो, ऑब्वियसली बहुत ही रिलेवेंट है, एकदम टू द पॉइंट। जितना कंटेंट में कितने कम समय में लेके आ रहा हूँ, ऐसा आपको हार्डली ही कहीं मिलेगा। हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कहीं मिले, कुछ कम इंटरेस्टिंग तरीके से मिले, लेकिन कंटेंट का जो रिलेवेंस है, जिस तरीके से मैं उसको तुरंत आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, तो उस एफर्ट को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ मिला यहाँ पे, अच्छा मिला, मतलब आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ मिला और आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।